आपका सनशाइन इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। मिलते हैं। देखिए, हम आपको मोटिवेशन एक सुनाते हैं। जब तक आप पढ़ेंगे, मोटिवेट नहीं रहेंगे, तब तक पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आएगा। जो ठुकरा दिया था तुम्हें तुम्हारा वक्त देखकर, जो ठुकरा दिया था तुम्हें तुम्हारा वक्त देखकर, कसम खाओ ऐसा वक्त लाओगे, मिलना होगा उसे तुम्हारा वक्त लेकर। चलिए, इसी टॉपिक के में अब हम समझाते हैं उत्सर्जन के बारे में। इसके पहले वीडियो में कल हमने समझाया था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड पहले पार्ट 1 बताया, उसके बाद पार्ट 2। आज हम उत्सर्जन लेके आए हैं। किडनी के बारे में समझते हैं कि किडनी क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या काम करता है उत्सर्जी अंग, ये क्यों बोला जाता है। तो देखते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? अपशिष्ट यानी खराब, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी खराब पदार्थ होते हैं, उनका शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जिस अंग से इनका उत्सर्जन होता है वे उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब कहने का मतलब किडनी से ही नहीं उत्सर्जन होता, बहुत सारे अंग हमारे स्किन से होता है, फेफड़ों से होता है, इंटेस्टाइन से होता है। हम इनके माध्यम से देखते हैं क्या, जैसे त्वचा के माध्यम से हम क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ये उत्सर्जी एक अंग है। जैसे पसीना क्या हमारे शरीर के बॉडी यानी त्वचा से ही तो पसीना आता है, तो पसीना आता। सीबम एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। यहाँ नाक में सुबह देखोगे तो ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ये पसीने का उत्सर्जन करता कौन? स्किन। और किसका? नमक, यानी ये एक लवण के प्रकार का पसीने में क्या होता है? नमक ही तो होता, नमकीना सा इसका स्वाद होता, तो उसका ये क्या करता? उत्सर्जन करता है। कौन? स्किन, त्वचा। उसके बाद फेफड़ा, लंग्स, ये क्या करते हैं? CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और किसको छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या है? लंग्स क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, यानी उसका उत्सर्जन कर देता है, बाहर निकाल देता है। किसको बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वाष्प क्या होती है? ठंडी को दिनों में देखिए, अब इस टाइम ठंडी है तो हम लोग जब सो के उठते हैं, सुबह मॉर्निंग के टाइम में जब हम सांस लेते हैं तो क्या या सांस छोड़ते हैं तो भाप निकलता है कि नहीं? तो यही तो है वाष्प, यानी उत्सर्जन होता है। किसके माध्यम से? फेफड़ों के माध्यम से। हम सांस लेते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं? हमने श्वसन के चैप्टर में बताया था कि सांस लेते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं? मुंह और नाक ये द्वार होते हैं, यानी रास्ते होते हैं। रियल में हम कहाँ से लेते हैं? श्वसन कहाँ से करते हैं? लंग्स से। तो ये लंग्स से जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो क्या जो वाष्प होते हैं, यानी जब हम श्वसन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस टाइम वाष्प भी तो ठंडियों के टाइम निकलती, तो इसका क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। बलगम जैसे हमको ठंडिया में बलगम हो गया तो हम जब उस थूकते हैं तो बलगम निकलता है कि नहीं, तो क्या करते हैं? उसका भी उत्सर्जन करते हैं। और आगे देखते हैं बड़ी आंत। क्या? बड़ी आंत का क्या काम होता है? इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन। इसका काम क्या होता? अनपचा भोजन हमने उसमें बताया था डाइजेशन पार्ट में कि जब हम भोजन करते हैं तो ये क्या करता है? जो छोटी आंत होता है उससे पच जाता, उसके बाद जाता कहाँ है? बड़ी आंत में। वो अवशोषण, पानी का अवशोषण कर लेता, उसके बाद सारा पचा हुआ भोजन जो पच जाता, अपशिष्ट पदार्थ बचता, उसको बोलते हैं क्या? काइल। क्या बोलते हैं? काइल। हमने बताया था कि मुंह में जो डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं बोलस, पेट में फिर उसका जो थोड़ा बहुत पाचन होता है उसको बोलते हैं काइम, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पच हो जाता है यानी तो उसको क्या बोलते हैं? काइल। और काइल, ये जो बड़ी हाथ होता है, इसको कहाँ? गुदा के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है? इनको काइल, और ये उसका उत्सर्जन यानी उसमें करता है, क्या बोलते हैं? एनस में भेज देता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता, चेंज कर देता। किसको? अमोनिया को।
अमोनिया बहुत खतरनाक है पदार्थ है, और ये बहुत खतरनाक पदार्थ को बहुत कम यानी है ये भी, लेकिन उससे कम यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ये बहुत खतरनाक होता है, इसी की वजह से बदबू आ जाती है। लोग जब टॉयलेट जाते हैं तो एक ही जगह करते 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 क्या हो जाता है, वहीं से बदबू आने लगती है। तो ये पहले लीवर निर्माण करता अमोनिया का, फिर कुछ देर बाद ये बन जाता है यूरिया में, तो ये कम खतरनाक होता है। उसके बाद 2-3 घंटा के बाद पुनः 2-3 घंटे के बाद पुनः फिर बन जाता है अमोनिया, और ये क्या है, बहुत बदबू देता, बहुत खतरनाक होता है। यदि कोई दीवार में करता गया काफ़ी दिनों तक, तो वो दीवार क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, बहुत खतरनाक है। वृक्क यानी किडनी, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिया, ये यूरिया को मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, यानी मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिया, और उसका उत्सर्जन कर देती है डायलिसिस विधि द्वारा। आगे हम इसको समझते हैं कि किडनी के बारे में, मेन इसमें किडनी का ही फोकस करेंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हाँ, देखिए किडनी के बारे में समझते हैं थोड़ा बहुत। अब इसके में क्या होता है, देखिए किडनी के 2 भाग होते हैं, यानी और इसमें ये जो ऊपर ये पाई जाती है इसको बोलते हैं अधिवृक्क। ये एड्रीनल ग्रंथि है, ये अभी ग्रंथि नाम के चैप्टर में उसको डिटेल से पढ़ेंगे ग्रंथि, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो। इसकी जो ये ऊपर होता है इसको अधिवृक्क बोलते हैं, ये एड्रीनल इंग्लिश में बोला जाता है, ये एक ग्रंथि है। और देखिए ये जो इधर की होती है ये थोड़ा ऊंचे होते हैं और ये नीचे होती है, क्यों, क्योंकि राइट साइड हमारे क्या पाया जाता है, लीवर, और लीवर दबाए हुए होता है। इस दबाव के कारण ये इधर की जो राइट साइड वाली किडनी होती है थोड़ा नीचे होती है। और ये जो यहाँ से यूरिन आता है यानी मूत्र, ये मूत्र वाहिनियों में से आता है, इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूरेटर, हिंदी में मूत्र वाहिनी। इसी के अंदर आता, अब आता तुरंत नहीं चला जाता, यहाँ पास स्टोर रहता है। कहाँ पास, मूत्राशय यानी ब्लडर में, यहाँ स्टोर रहता है। अब जब ये लगभग ये आधा लीटर तक स्टोर करके रखता है ये। फिर इसके बाद ये जो मार्ग है इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं, इसी के माध्यम से इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये बाहर इसी के माध्यम से बाहर चला जाता है, तो ये मूत्र वाहिनी होती है, इन्हीं के द्वारा ये आता है और आके यहाँ स्टोर हो जाता है। इसके माध्यम से ये मूत्र मार्ग के माध्यम से यानी यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर चला जाता है। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। किडनी, ये जो किडनी होती है ये मुख्य उत्सर्जी अंग होती है, यानी ये उत्सर्जन का इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और रक्त को ये छानता है डायलिसिस विधि द्वारा, यानी अपोहन विधि द्वारा ये रक्त को छानता, रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता। रक्त का शुद्धिकरण तो कहाँ होता है, फेफड़े में। फेफड़े में शुद्धिकरण यानी ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा। जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो प्योर ब्लड है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो इम्प्योर ब्लड होता है। तो जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो फेफड़े में होता है, लेकिन जो किडनी के पास होता है वो रक्त को छानता है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है और उसको चला जाने देता है। यानी जाइए आप अपने वेंसों में जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है आप वहीं घूमिए, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किडनी डायलिसिस विधि द्वारा छीन लेता है, यानी उससे ले लेता है। यानी अब मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ये जो इसका क्या यहाँ एसिड और बेस के नेचर में, यानी पीएच, जिसको पीएच बोलते हैं, और ये इसको नियंत्रित करता है। जो किडनी होता है इसको बैलेंस यानी एसिडिक और बेस को नियंत्रित करता है, कौन, किडनी नियंत्रित करता है, और जहर को भी नियंत्रित करता है। यदि कोई व्यक्ति को खाना में जहर दे दिया जाए और वो क्या करता है, देखिए अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जहर किसी व्यक्ति को खाने में दे के जहर को यदि मार दिया जाए और उसका जांच कैसे किया जाता है कि ये जहर से मारा गया या अन्य विधि मतलब किसी भी क्रियाओं के द्वारा कैसे ये मारा, तो वो ये किडनी नहीं होगा, वो होगा लीवर, क्योंकि लीवर को ये इफेक्ट पहुंचाएगा। यदि कोई जहर खाता तो लीवर खराब हो जाएगा, इसीलिए लीवर से जांच होती है। लेकिन ये जहर को नियंत्रित करता है यानी कम करता है। यदि कोई ऐसे खा पी लिया तो ये क्या कर देता है, उसको निष्क्रिय कर देता, थोड़ा कम कर देता ताकि ये बैलेंस।
लेकिन जो लीवर होता है वो खराब उसको कर देता है लीवर को। जैसे कोई दारू पिया तो दारू जाएगा तो किसको इफेक्ट पहुंचाएगा, लीवर को। सर्वप्रथम लीवर ही खराब होता, तो इनकी जांच किसके माध्यम से होती है, लीवर के माध्यम से, ना कि किडनी के माध्यम से। किडनी तो और कम कर देती, उसके लेवल को कम कर देती ताकि जहर ना फैले, तो इसके माध्यम से नहीं, लीवर के माध्यम से। और इसकी संख्या, किडनी की संख्या कितनी होती है यदि पूछ ले तो संख्या 2 होती है। एक ये होती है और ये होती है। ये थोड़ा धंसी हुई होती है और ये ऊपर होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने बताया कि राइट साइड में, इधर हमारे राइट साइड में क्या पाया जाता है, लीवर, और लीवर के नीचे ही पाई जाती है ये किडनी, तो उसी के दबाव के कारण थोड़ा नीचे होती है और संख्या में 2 होती है। और इनका वेट यानी इनका भार कितना होता है, तो 140 किलोग्राम इनका भार होता है। और यदि जो व्यक्ति मोटा होगा तो और ज़्यादा होगा, लेकिन मैक्सिमम इतना ही पाया जाता है। और इनमें जो झिल्ली होती है ये पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है, यानी उनको कवर करता। जो फेफड़े में झिल्ली होती है वो क्या होती है, प्यूरा, उसको बोलते हैं प्यूरा मेम्ब्रेन। और जो ब्रेन में पाई जाती है मेनिंजाइटिस होती है शायद। तो ये जो झिल्ली होती है इसको जो पाई जाती है किडनी में उसको कवर करके रखती है, तो वो क्या होती है, पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। इसका बाहरी भाग कार्टेक्स का होता है। जैसे कि हम किडनी बना के आंतरिक भाग दिखाते हैं, ऐसे कुछ करके किडनी होती है। तो ये जो इतना है ये बाहरी भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। और जो आंतरिक भाग होता है, ये जो आंतरिक भाग होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, मेडुला। ये जो आंतरिक भाग होता है इनको मेडुला बोलते हैं। और इन्हीं के जो ये प्रवेश द्वार, इसी से प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं रोनल हाइडलम। क्या बोलते हैं, रोनल हाइडलम। ये जो हमने फिगर के माध्यम से समझा है यही होता है प्रवेश द्वार। और अगर इसका पूछ ले कि किडनी की यूनिट क्या होती है, यानी यूनिट का मतलब जानते हैं, हमने सेल चैप्टर में बताया कि जिस कंपोनेंट से मिलकर बना, यानी मेन चीज से बना क्या, जैसे हमारी ये दीवार बनी, घर बना पूरा, अब उसमें मैंने देखे सीमेंट भी है, मोरंग भी है, ईंट भी है, सरिया भी है, पर मेन किस चीज से बना है, ईंट से बना है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें सब कुछ से तो मिलके बना है, लेकिन मेन क्या है, नेफ्रॉन। और इनकी संख्या, यदि संख्या पूछ ले कि नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 8 लाख। क्या, 8 लाख यूनिट नेफ्रॉन। संख्या पूछे नेफ्रॉन की तो 8 लाख। चलिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए ये क्या करता है, अब इसको हम देखते हैं नेफ्रॉन, ये यूनिट, उसको देखते हैं अंदर क्या होता है। ये जो गोला गोला एक लच्छे के समान होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इसको इसमें जो अंदर ये होता है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या संपुट। देखिए जो ग्लोमेरुलस होता है इसका काम क्या होता है, निस्पंदन। क्या होता है काम, निस्पंदन, यानी रक्त से कणों को छानना, यही निस्पंदन कहलाता है। और शुद्ध रक्त को वापस भेजना। लेकिन इसमें क्या है कि ये सारे कणों को कर लेता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ पोषक पदार्थों, क्योंकि ब्लड के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो पोषक पदार्थ भी रहते हैं, वही हमारे शिराओं के अंदर दौड़ते रहते हैं, कोशिकाओं के अंदर, और वो जहाँ जहाँ जरूरत होती है पोषक पदार्थों को देते हैं। तो ब्लड में क्या, पोषक पदार्थ भी रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी रहते हैं। इसका काम क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ को ले लेना और बाकी ब्लड को भेज देना। तो ये क्या करता है, ये दोनों को ले लेता है, यानी पोषक पदार्थ को भी ले लेता है और क्या कर लेता है, अपशिष्ट पदार्थ को भी ले लेता है। इसलिए क्या, ये ग्लोमेरुलस जो बोमेन होता है, तो ये क्या करता है कि आपने तो ये सब ले लिया, इसमें पोषक पदार्थों की नहीं जरूरत, सिर्फ क्या जरूरत है कि अपशिष्ट पदार्थों को लेना और बाकी पोषक पदार्थों ब्लड के साथ भेज देना। तो ये क्या करता है कि उनमें से आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण कर लेना, यानी ये जो दोनों चीज लिया है उनमें से पोषक पदार्थों को ले लेता है। कौन ले लेता है, बोमेन, क्योंकि ये दोनों छीन लेता है। तो जबकि हमको पोषक पदार्थ को बाहर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, पोषक पदार्थ तो जरूरी है क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। तो जो बोमेन होता है ये आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेता है, यूरिया को अलग करके, यानी क्या कर लेता है, उनको यूरिया को अलग कर लेता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ ही तो यूरिया है, इसको अलग कर लेता है। किसके विधि द्वारा,
डायलिसिस विधि द्वारा। इस विधि को, जिस विधि से ये करते हैं उस विधि को बोलते हैं डायलिसिस यानी अपोहन। तो वो यूरिया को कहाँ दे देते हैं, नेफ्रॉन, और ये मूत्र का निर्माण कर देता है और बाहर छोड़ देता है। आई होप समझ रहे होंगे कि क्या ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये निस्पंदन का काम करता है। यानी निस्पंदन होता क्या है कि रक्त से कणों को छानना। अब इसको ये पता नहीं रहता कि छानना क्या है। ये पोषक पदार्थों को भी ले लेता है और अपशिष्ट पदार्थों को। तो ये जो वोमेन होता है, वोमेन ये पुनः शोषण करता है, यानी पोषक पदार्थों को ले लेता है, अपशिष्ट पदार्थों को दे देता है। तो ये वो कर लेता है, यूरिया को अलग कर देता है, पोषक पदार्थों को ले लेता है और क्या करता है, यूरिया को नेफ्रॉन को दे देता है और नेफ्रॉन इसको मूत्र के द्वारा बाहर भेज देता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आगे समझाते हैं। देखिए, यूरिन यानी मूत्र में जल का जो प्रतिशत मात्रा होता है, यानी जल उसमें कितना मात्रा होता है, तो 95%। कितना, 95%। और उसमें यूरिया कितने परसेंट होती है, 2%। क्या, 2%। पीएच, इसका पीएच वैल्यू यदि पूछ लिया जाए कि पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 4.8। क्या, 4.8। और अम्लीय, क्यों, हमने बताया था कि 7 से नीचे रहे तो अम्लीय, 7 से ऊपर रहे तो क्षारीय, 7 पर रुक जाए तो क्या, न्यूट्रल। तो क्या ये अम्लीय 7 से कम है ना, 4.8, तो ये क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक यानी अम्लीय नेचर का होगा। और इसमें जो यूरिया होता है इसका पीलापन किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोन के कारण। देखिए, हमने बताया कि जब खाना खाते हैं तो खाना का रंग पीला होता है, यानी लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, वो बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन के कारण। और बिलिरुबिन रंग कौन निर्माण करता है, लीवर के द्वारा क्या होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट बनता है और वो पिगमेंट लैट्रिन का रंग पीला कर देता है। तो जो ये और जो यूरिन का रंग पीला होता है ये यूरोक्रोन के द्वारा होता है। और इसमें जो गंध आती है अमोनिया के द्वारा। अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है, इसी के द्वारा इसमें स्मेल आती है, बदबू आती है। और देखिए कि किडनी में स्टोन हो जाता है, तो ये स्टोन काहे का होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। और इसका सूत्र होता है CaC2O4। जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है उसका सूत्र CaC2O4 होता है। यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई, एक किडनी से काम चला सकता, अगर दोनों किडनी खराब हो गई तो व्यक्ति मर जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति को डोनेट करना है किडनी, तो यदि मरा हुआ व्यक्ति है उसकी किडनी को करना है तो 48 घंटे में डोनेट कर देना चाहिए, ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। 48 घंटे उसका किडनी जीवित रहता, उसके अंदर ये ट्रांसप्लेट होना चाहिए। देखिए, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, कैसे, और पदार्थ जो उत्सर्जन करते हैं जीव जंतु पादप। तो जो पादप होता है पेड़ पौधे, उनमें लासा यानी लासा गोंद ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इसको ये उत्सर्जन करते हैं पेड़ पौधे। गोंद जो देखा जाता है, खाया भी जाता, तो वो उत्सर्जी इनके पदार्थ होते हैं। देखिए, ये जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, हमने बताया था कि मैमल्स कौन होते हैं, जिन जीवों के कान होते हैं और दूध का स्राव करते हैं, वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो उनमें यूरिया का क्या उत्सर्जन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरोटेलिक। क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्या उस प्रोसेस को बोलते हैं मैमल्स में, तो यूरोटेलिक बोलते हैं उस प्रोसेस को जिसके माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, किसका, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कौन, स्तनधारी यानी मानव और पशु। उसके बाद ये जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, कौन करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरोकोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरोकोटेलिक। और ये कौन इसके अंतर्गत आते हैं, पक्षी, सरीसृप यानी रिप्टाइल्स। इनको कौन, जो रेंग के चलते हैं, जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, जो रेंग के चलते हैं, तो वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूरेकियोटेलिक बोला जाता है। उसके बाद जो अमेनोटेलिक प्रोसेस होती है उसमें क्या, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। और इनमें ये कौन से होते हैं, तो मछली आती है, कीट यानी इंसेक्ट, और क्या आते हैं, इंसेक्ट्स और फिश। तो ये किस प्रोसेस पे करते हैं,
एमिनोटेलिक, क्या ये प्रोसेस को जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है एमिनोटेलिक। ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और इनके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं यानी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, तो आएगा मछली कीट। क्वेश्चन में पूछे कि मछली कीट किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और किस बेस पे इसको कौन सी प्रोसेस होती है, एमिनोटेलिक प्रोसेस होती है। जो मकड़ी होती है ये ग्वानिन का उत्सर्जन करती है और किस प्रोसेस पे, ग्वानोटेलिक, क्या ग्वानोटेलिक के प्रोसेस पे ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। इसका एग्जाम्पल कौन है, मकड़ी। तो आई होप आपने पूरा जितना मैंने डिटेल से उत्सर्जन चैप्टर पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें। अब जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा बेहतरीन क्लास लेके। जय हिंद।